कहानी की शुरुआत में हमें एक मैक नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो पुलिस से बचकर तेजी से भाग रहा था। थोड़ा आगे जाते ही वह एक गली में जाकर गिर जाता है, जहां वह जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। उसने सोचा कि अब तो नहीं बच पाऊंगा, पर तभी अचानक से उसका गिरा हुआ खून हवा में उड़ने लगता है और एक रहस्यमयी आदमी एक हुडी पहने हुए उसके सामने आता है। उसने कहा, मैं तुझे जिंदा रखूंगा अगर तू मुझे अपनी वफादारी दे। अब मैक के पास कोई दूसरा रास्ता तो था नहीं, तो उसने हाँ कह दिया। तभी उस अनजान शख्स ने अपनी ताकत से उसे उठाया और अचानक से ना जाने क्या हुआ कि मैक का शरीर चमकने लगा। वह दर्द से चीख रहा था। जब पुलिस उस गली तक पहुंची तो उन्हें सिर्फ दीवार पर बहता हुआ खून मिला। इसी दौरान सड़कों पर हफरा तफरी मच गई। हर तरफ लोग मरने लगे, दरिंदे जैसे मॉन्स्टर के हाथों। वह हुडी पहना हुआ आदमी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देख रहा था। आग के बड़े बड़े गोले सबको जलाकर राख कर रहे थे। इसके बाद ये खुलासा हुआ कि ये सब कुछ एक विजन था जो कि चेन नाम के एक मोंक ने देखा था। उसने तुरंत अपना सामान समेटा और सीधा अपने गुरुजी के पास गया। वहां जाकर उसने कहा, मेरे पिता जिन्हें नेक्रोमांसर भी कहा जाता है वो अब धरती पर लौट आए हैं। मुझे उन्हें रोकने के लिए जाना होगा। इसके बाद हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने बैंकॉक आया था, लेकिन यहाँ भी उसके ऑफिस से लगातार फोन कॉल्स आ रहे थे। तभी उसकी पत्नी प्रैंक ने उसे डांटा और याद दिलाया, अपने परिवार पर भी थोड़ा ध्यान दो। इस पर जेक ने वादा किया कि अब से वो पूरा ध्यान अपने परिवार पर ही देगा। और जैसे ही उन्होंने पलट कर देखा तो उनकी बेटी वहाँ से गायब हो गई थी। ये देखते ही दोनों शहर के कोने कोने में उसे पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। कुछ घंटे ढूंढने के बाद आखिर में उन्हें अपनी बेटी मिल ही जाती है, जो कि एक पुल पर चेन से बातें कर रही थी। दोनों ने लू को डांटा अकेले भागने के लिए और उन्होंने चेन का शुक्रिया अदा किया, लेकिन चेन पहले से ही जेक का नाम और चेहरा पहचानता था। चेन ने कहा, हमारा मिलना तय है। और जेक वही है जो मौत के वक्त पैदा हुआ था, जब चांद खून जैसा लाल था। उसने जेक को कीपर ऑफ द गेट्स के नाम से बुलाया और चेतावनी दी कि तुम्हें बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा और हो सकता है कि तुम सब कुछ खो दो। जेक को लगा कि ये कोई पागल आदमी है, इसलिए वो उसे नजरअंदाज करके अपने परिवार के साथ वहां से चला गया। इसके बाद मॉल में आइसक्रीम खाते वक्त लू की आइसक्रीम उसकी टी शर्ट पर गिर जाती है, तो प्रैंक उसे बाथरूम में ले जाकर उसकी टी शर्ट साफ करने लगती है। उसी वक्त मैक हड़बड़ाते हुए मॉल में आता है और एक आदमी से टकरा जाता है। वह अपनी लॉलीपॉप उसे पकड़ाता है और जाते जाते अपनी बंदूक निकालकर उसे गोली मार देता है। ये देखकर मॉल में मौजूद सभी लोग डरकर भागना शुरू कर देते हैं। इधर मैक अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। शॉपिंग करने आए लोग और एम्प्लॉयज दोनों इस गोलीबारी में मारे गए। सभी लोग अपनी जान बचाकर एग्जिट की तरफ भागने लगे, लेकिन जेक लोगों को धक्का मारते हुए जैसे तैसे अपने परिवार तक पहुंचता है। उसने कहा, तुम लोग बाथरूम में ही छुपे रहो, मैं लोगों की मदद करने जा रहा हूँ। उसी वक्त ऑफिसर एरिड भी मॉल के अंदर घुस जाता है। जेक खुद को बचाते हुए एक ऑफिस में पहुंचता है, जहां वह लोगों को छुपकर रहने की चेतावनी देता है। इधर जब मैक एक खून लगी डॉल में उलझा हुआ था, तभी जेक सामने आता है। वह अपनी बंदूक निकालता है और कहता है, अपना हथियार नीचे फेंको। मैक बिल्कुल बेपरवाह लग रहा था, मानो उसे लगता हो कि वो मर ही नहीं सकता। वह उस डॉल का इस्तेमाल करके बच्चे जैसी आवाज में जेक से बात कर रहा था। तभी जेक ने धमकी दी, अगर तुमने सरेंडर नहीं किया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। इसी बीच मैक अचानक से फायरिंग करने लगता है, जिससे जेक को फिर से छुपना पड़ता है। वहीं पास में मौजूद एक रोती हुई लड़की अपना फोन चलाने की कोशिश कर रही थी ताकि वह मदद बुला सके, लेकिन देखते ही देखते मैक ने उसे भी मार डाला। बाहर पुलिस और फायर ब्रिगेड की पूरी टीम ने मॉल को चारों तरफ से घेर रखा था। जैक अब मैक को पागल कहकर उकसाने लगता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर जेक ने फटाक से ऊपर गोली चला दी, जिसके बाद मैक घुटनों पर गिर गया। इसी बीच पीछे से एरिड भी आ जाता है, लेकिन फिर भी मैक बेपरवाह लग रहा था, मानो उस पर गोली का कोई असर ही ना हुआ हो। उसने जेक का शुक्रिया किया मुझे मारने के लिए, अब मेरा काम पूरा हुआ, क्योंकि कीपर वापस आ चुका है। अचानक मैक का शरीर जलने लगता है और देखते ही देखते वो ब्लास्ट हो जाता है। वहाँ का पूरा इलाका तेजी से हिलने लगता है। मॉल के ऊपर का धुआं एक खतरनाक दहाड़ती हुई खोपड़ी का रूप ले लेता है और आग शहर के हर कोने में फैलने लगती है। इधर प्रैंक लू को बाथरूम से खींचकर तेजी से बाहर भागती है। बाहर आते ही वे देखते हैं कि लोग एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। वहीं मौजूद एक फायरमैन भी एक आदमी को चाकू से मार रहा था। प्रैंक और लू के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो वे डर कर वापस मॉल में घुस आते हैं। अंदर मॉल में दोनों बड़े ध्यान से छुप छुप कर घूम रहे थे। तभी प्रैंक देखती है एक आदमी लगातार किसी का सिर काउंटर पर पटक रहा था और फ्रंट डेस्क पर एक लाश पड़ी हुई थी। तभी अचानक एक पागल आदमी अंधेरे कोने से निकल कर आता है और तेजी से प्रैंक पर हमला करने ही वाला था कि तभी प्रैंक अपनी लात मारकर एक डमी उस पर दे मारती है और उसका सिर प्लास्टिक के हाथ से फोड़ देती है। इसके बाद प्रैंक और लू एस्केलेटर की तरफ भागते हैं, लेकिन और भी पागल लोग उनके पीछे आने लगते हैं। तभी प्रैंक ने अपनी बेटी को एस्केलेटर के साइड में बैठाकर नीचे स्लाइड करवा दिया, जबकि वो खुद सीढ़ियों से आई और उस डमी का हाथ लेकर उन पागल आदमियों से लड़ती रही। लू जैसे ही नीचे पहुंची तो
तो एक आदमी ने उसे पकड़ लिया। घबराकर प्रैंक ने एक आदमी को जल्दी से नीचे गिराया और दूसरे को मारकर अपनी बेटी को बचा लिया। फिर दोनों भागकर एक दरवाजे से एग्जिट होकर मॉल के बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही वहाँ एक बस रुकती है। ड्राइवर जैसे ही बस से बाहर निकला तो तुरंत किसी और ने उस पर तेजी से हमला कर दिया। उन दोनों में तेजी से लड़ाई शुरू हो जाती है। प्रैंक किसी तरह अपनी बेटी को लेकर उनसे बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तरफ वही पागल इंसान, हथियार, आग और कारों के एक्सीडेंट हो रहे थे। फिर वो बहुत भागने के बाद एक ग्रोसरी स्टोर में जाकर छुप गए। प्रैंक का मोबाइल काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो ध्यान से छुपते हुए स्टोर के फोन तक गई। उसने वहीं काउंटर पर पड़ी लाश पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। स्टोर का फोन चेक करने पर उसे पता चला कि ये फोन भी काम नहीं कर रहा है। इसी बीच एक डरावना आदमी सीधा स्टोर में घुस आया। उसने स्टोर का कुछ सामान नीचे फेंका और फिर लाश के पास जाकर उसकी जांच करने लगा। फिर वो स्टोर में इधर उधर देखने लगा कि यहाँ कोई है तो नहीं। वो छोटी बच्ची यानी लू उससे बचने के लिए लगातार छुपती हुई फिर रही थी, लेकिन तभी एक लाश स्टोर के कांच से टकराई तो डर के मारे लू के मुंह से आवाज निकल गई। आवाज सुनकर उस अजनबी आदमी ने लू को देख लिया। वो उस पर हमला करने ही वाला था कि तभी प्रैंक पीछे से आकर एक डंडे से उसे वहीं मार गिराती है। उधर जेक और एरिड होश में आते हैं और वे समझ नहीं पा रहे थे कि ब्लास्ट के इतने नजदीक होने के बाद भी वे बच कैसे गए। फिर जेक और एरिड ने देखा कि आसपास कोई लाश नहीं है। तभी जेक ने एक आदमी को अपने नजदीक ही खड़ा देखा, लेकिन जैसे ही पलक झपकी वो वहाँ से गायब हो गया। एरिड को जमीन पर कुछ बड़े खून के दाग मिले और उसे महसूस हुआ कि ये दाग बहुत पुराने हैं। तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। आवाज सुनकर वे वहाँ देखने चले जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें एक औरत दिखती है जिसके हाथ में एक चाकू है। वो जैसे ही मुड़ी उसने अपना डरावना चेहरा दिखाया और तुरंत एरिड पर झपट पड़ी और देखते ही देखते उसने एरिड को अपना चाकू घोंपकर वहीं मार डाला। जेक ने जब उस पर गोलियां चलाईं तो उस पर गोलियों का जरा सा भी असर नहीं हुआ। तभी उस औरत ने जेक पर भी तेजी से हमला किया और एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो गई। बड़ी मुश्किल से जेक ने उसका सिर तेजी से नीचे पटक कर उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद जेक वहां से भागकर छुप जाता है, लेकिन वो औरत उसी वक्त होश में आ गई और उसे ढूंढने लगती है। अचानक उस औरत के हाथ पैर लंबे हो गए और वो छत पर चलने लगी। जेक अपनी जान बचाने के लिए उससे छुप छुप कर घूम रहा था, लेकिन उस औरत ने उसे ढूंढ लिया और उसे तेजी से खींच लेती है। ये देखकर जेक ने घबराकर फिर से गोलियां चलाईं, पर उस ढीठ औरत पर गोलियों का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ और फिर वो जेक को भी चाकू से मारने की कोशिश करती है। घबराते हुए जेक ने उसे एक तेज धक्का दिया और फिर से वहां से भाग निकला। वो दौड़ते हुए सीधा बाथरूम में गया, लेकिन उसे वहां अपनी बीबी और बेटी नहीं मिली। मॉल के बाकी हिस्सों में ढूंढते हुए जेक ने देखा कि सारा खाना सड़ चुका था। तभी अचानक से उस औरत ने जेक पर फिर से हमला कर दिया। जेक ने एक कुर्सी उठाकर उस पर हमला किया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वो औरत न जाने कैसे उसके सामने आकर उसका रास्ता रोक लेती है। ये देखकर जेक ने आसपास के तार पकड़कर उसे मजबूती से बांध दिया। उसने उस औरत के ऊपर कई बार वार किए, पर उस पर बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, तो वो उसे वहीं बंधी हुई छोड़कर वहां से भाग गया। दूसरी तरफ प्रैंक और लू स्टोर से निकलकर बस स्टेशन तक पहुंची, जहां लोग अभी भी एक दूसरे पर हमला कर रहे थे। वे दोनों चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, पर सामने से एक आदमी उनका रास्ता रोक लेता है, जिससे प्रैंक लू को लेकर एक बस के नीचे से रेंगकर निकल जाती है। तभी लू ने एक बस देखी जिसमें कुछ नॉर्मल लोग उन्हें बुला रहे थे। ये देखकर उसने सही समय का इंतजार किया और फिर वो दौड़कर उस बस के अंदर चली गई। वहीं ड्राइवर ने कहा बस चल सकती है, लेकिन उसकी चाबी बाहर गिर गई है और कोई उस चाबी को लाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। प्रैंक तुरंत भागकर उस चाबी को उठा लाती है, पर जैसे ही वो लौट कर आती है, बीच में ही वो पागल आदमी उसे खींचकर पीछे ले जाते हैं। लू ने रोते हुए अपनी माँ का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हाथ छूट गया। उसी वक्त एक पैसेंजर हिम्मत करके बाहर आया और उन पागल आदमियों से लड़कर प्रैंक को बचा लिया। फिर प्रैंक अपनी बेटी के पास लौट आई और ड्राइवर को चाबी दे दी। अब बस तो चल पड़ी, लेकिन वो पैसेंजर उन पागल आदमियों के हाथों मारा गया जिनसे उसने प्रैंक को बचाया था। बस ज्यादा दूर नहीं जा पा रही थी क्योंकि रास्ता छोड़ी हुई गाड़ियों से ब्लॉक था, इसलिए प्रैंक और लू फिर से पैदल चलने का फैसला करते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो अपने होटल तक पहुंची, लेकिन वहां भी उन्हें लाशें ही लाशें पड़ी हुई मिली। जैसे ही ऊपर गई तो उसने देखा कि एक आदमी एक औरत से लड़ रहा है और फिर वो उनकी तरफ ही आने लगता है। तभी प्रैंक ने एक ट्रॉली बैग को शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और उस हमलावर को धक्का देकर वहीं गिरा दिया। कॉरिडोर के अंत में उन्हें एक और आदमी नजर आया। ये देखकर प्रैंक ने तुरंत एक कांच की बोतल उठाकर उसके सिर पर फोड़ दी। फिर लू और प्रैंक अपने कमरे तक पहुंचे और अंदर घुसकर उन्होंने चैन की सांस ली। जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो पूरा शहर आग में जल रहा था। तभी प्रैंक कमरे का फोन चेक करती है, पर वो भी काम नहीं कर रहा था। दूसरी तरफ मॉल में जैक अकेला ही चल रहा था। उसने देखा कि सारी स्क्रीन खराब हो गई हैं। इसी बीच वो देखता है कि वो औरत जो बंधी हुई थी वो अभी भी जिंदा है और अब वो उसे ढूंढ रही है। वो एक खून के तूफान जैसे पोर्टल के पास गई और उसके अंदर से गुजर गई।
ये देखकर जेक ने भी उसके पीछे जाने का फैसला किया। इस अजीब पोर्टर ने उसे सीधा उस बस स्टेशन पर पहुंचा दिया जो बिल्कुल खाली लग रहा था। पर जैसे ही उसने वहां कुछ ऐसा देखा जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक उसके सामने ही एक बहुत ही खतरनाक और विशाल आकार का शैतान खड़ा होकर उसे देख रहा था। फिर वो शैतान जेक पर हमला करने के लिए तेजी से उसके पीछे पड़ जाता है और वो इतना ताकतवर था कि जिस बस पर अपना पैर रखता वो बस पूरी तरह से तबाह हो जाती। जेक अपनी जान बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत से शहर में भागने लगता है और वो भयानक शैतान बिल्डिंगों को गिराते हुए उसका पीछा कर रहा था। तभी जेक ने एक कार में घुसकर उस शैतान से बचने की कोशिश की। पीछे बिल्डिंगें गिर रही थीं, इसलिए जेक वापस भी नहीं जा सकता था। इसी बीच एक दरवाजा खुला और चैन जेक को खींचकर अपने मंदिर ले गया। चैन ने उसे बताया कि तुम अभी एक दूसरी दुनिया में हो जिसे हिंड्रेंस कहा जाता है। ये जगह स्वर्ग और नर्क के बीच की है। यहाँ वो आत्माएं होती हैं जो अपना रास्ता भटक चुकी हैं। चैन ने जेक को बताया कि तुम गेटकीपर हो। जब तुमने अपने हाथों से मैक को मारा तो एक खास रस्म पूरी हो गई। इस सब के पीछे मेरे पिता नेक्रोमसर का हाथ है। उसने ही मैक को शक्तियां दी और फिर जब गेटकीपर यानी तुमने उस पर हमला किया तो शर्त पूरी हो गई कि नर्क के दरवाजे तभी खुलेंगे जब गेटकीपर किसी आत्मा को खत्म करेगा। और अब डिमंस धरती पर लोगों के शरीर पर कब्जा करने लगे हैं। चैन ने समझाया कि चलो तुमने गेट खोल दिया लेकिन तुम्हारे पास इसे बंद करने की ताकत भी है क्योंकि तुम गेटकीपर हो। जेक को अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस पर चैन कहता है कि तुम खूनी चांद के नीचे पैदा हुए थे। तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी। जेक ये सब समझ नहीं पा रहा था। उसे सिर्फ अपने परिवार की फिक्र हो रही थी। चैन ने उसे समझाया कि देखो गेट बंद करना पड़ेगा सबसे पहले। अभी तुम अपने परिवार और पूरी दुनिया के लोगों को बचा सकते हो लेकिन उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि वो खतरनाक शैतान हर वक्त आत्मा को खाकर और भी शक्तिशाली हो रहा है। सबसे पहला काम है मैक को ढूंढना। इसके बाद जब दोनों ने खोज शुरू की तो चैन ने अपनी कहानी बताई। उसका बाप नेक्रोमसर एक लालची मोंक था जिसने अपने गुरु के कुछ खुफिया स्क्रोल चुरा लिए। उसने एक ऐसा काला जादू किया कि वो अपने ही शरीर को खो बैठा, जिसके बाद बेचैन होकर नेक्रोमसर ने अपने ही बेटे के शरीर को पाने की कोशिश की। चैन को अपने बस में करने के लिए जादू किया लेकिन मेरी माँ ने ऐसा होने नहीं दिया। इसके बाद मेरे पिता की आत्मा को इस दुनिया से निकाल दिया गया लेकिन इस नाकाम कोशिश से मेरे दिमाग में उनका बहुत सारा ज्ञान आ गया। अब मैं आत्माओं की शक्ति पाकर अलग अलग दुनियाओं के बीच में सफर कर सकता हूँ। ये सुनकर जेक ने उसकी बात को बीच में ही रोक दिया कि एक औरत छत पर है और उसे एक डिमन घेरे हुए था। चैन ने कहा कि हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए लेकिन जेक उसकी बात ना मानते हुए फिर भी उस औरत की मदद करने के लिए गया। उसने एक लोहे की रॉड ली और जल्दी से छत पर गया जहाँ उसे बहुत सारे अजीब क्रिएचर जैसे जीव दिख रहे थे। वो उन्हें तेजी से एक एक करके मारते हुए नीचे गिरा रहा था। फिर जेक उस लड़की के पास गया और उसे पहचाना कि ये तो मॉल में थी। वो लड़की रो रही थी जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए। वो बड़बड़ा रही थी कि उसने अपने पति को धोखा दिया। यही वजह थी कि उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। इसी बीच अचानक वही बड़ा डिमन उनके पास आया और बिल्डिंग को तोड़ना शुरू कर दिया। ये देखकर जेक ने लड़की का हाथ पकड़ा और उसे खींचकर भागने लगा पर वो डिमन उस लड़की को पकड़कर तुरंत खा गया। उस डिमन के चले जाने के बाद जेक फिर से चैन से मिला। उसने चैन को बताया कि उस लड़की को खुद नहीं पता था कि वो मर चुकी है। इसी बीच जेक को याद आया कि मॉल में जो धमाका हुआ था वो बहुत बड़ा था। अब उसे लग रहा था कि वो खुद भी मर चुका है और वो भी ये बात नहीं जानता। चैन ने उसे बताया कि ये एकदम सच है। ये सुनकर जेक अंदर से पूरा टूट जाता है। वो अपने परिवार के बारे में सोचकर जोर जोर से रोने लगा। चैन ने उसे समझाया कि वो एक खोई हुई आत्मा बन गया है लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ। तुम खास हो, अभी भी धरती पर जा सकते हो एक कवच का इस्तेमाल करके। जेक और चैन जब शहर पार कर रहे थे तब उन्हें एक उड़ता हुआ क्रिएचर उनका पीछा करते हुए दिखाई दिया। वो दोनों तुरंत एक बिल्डिंग के अंदर दौड़े लेकिन वहाँ और भी ज्यादा क्रिएचर मौजूद थे। उनका पीछा कर रहा वो क्रिएचर भी उन्हीं के पास लैंड हुआ। जब उस क्रिएचर ने हमला किया तो चैन ने अपनी मार्शल आर्ट्स कला का इस्तेमाल करके उसका सामना किया। उसे लड़ता देख दानव इतने डर गए कि उनका पीछा करना छोड़ दिया। फिर जेक और चैन सीढ़ियां चढ़कर एक थिएटर में पहुंचे जो क्रिएचरों से भरा पड़ा था। वो दोनों जितना तेज भाग सकते थे उतना तेज भागे ताकि स्क्रीन के सामने एक जगह तक पहुंच सकें। मौका मिलते ही चैन ने एक पोर्टल खोला और वो दोनों एक सेकंड में असली दुनिया में आ गए जहां वो डिमंस बिना किसी का शरीर काबू किए उनका पीछा नहीं कर सकते थे। तभी जेक ने एक शीशे में देखा तो उसे पता चला कि वो एरिक के शरीर में घुसा हुआ है। खुद को किसी और के शरीर में देखना उसके लिए बहुत दर्दनाक था। चैन ने उसे अपनी एक पुरानी बंदूक दी जो खास तरह की गोलियों का इस्तेमाल करती है। साथ ही एक खास तरह का चाकू भी दिया। ये दोनों ही
हथियार मैक को मार सकते हैं। इसी दौरान मैक ने जैक के शरीर को अपने वश में कर लिया था। वो जैक के शरीर को इस्तेमाल करके होटल के कमरे में प्रैंक के पास गया। प्रैंक और लू को जैक की बहुत चिंता हो रही थी, लेकिन मैक को उनसे बात करना नहीं आ रहा था। वो सिर्फ आईने में अपने असली रूप को घूर रहा था। लू उससे कई सवाल पूछ रही थी, तो मैक ने मॉल में मिली वो जली हुई डॉल निकाल कर दे दी। अचानक कमरे का फोन बजने लगा और मैक ने तुरंत जाकर कॉल उठा लिया। साथ ही वो कॉल पर बात करते करते कुछ लिखने लगा। जब तक चैन और जैक होटल के कमरे में आए, तब तक मैक और उसका परिवार वहाँ से गायब हो चुके थे। वहाँ पर सिर्फ वो जली हुई डॉल थी। वहीं चैन को उस फोन के पास मैक का नोट मिला जो उसने कॉल पर बात करते करते लिखा था। उसी वक्त जैक को अपनी बेटी लू की आवाज सुनाई दी। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी। जैक ने खिड़की से देखा कि लू पुल के पास है। ये देखकर वो तुरंत होटल से नीचे जाने लगा। नीचे आते ही प्रैंक और लू उसे देखकर डर गईं, क्योंकि उन्हें लगा कि ये अजीब सा आदमी जिसे हम जानते भी नहीं इतना फ्रैंक क्यों हो रहा है हमारे साथ। इसी मौके का फायदा उठाकर मैक ने जैक को पीछे से दे मारा और उसे वहीं पर नीचे गिरा दिया। फिर मैक ने जैक को दबाकर पकड़ लिया और कहा कि वो उसकी जिंदगी और उसका परिवार दोनों चुरा लेगा। उसने जैक से ये भी कहा कि तू एक बहुत ही बेकार पिता और बेकार पति है, क्योंकि तूने सिर्फ अपने काम पर ध्यान दिया, तूने अपने परिवार को नहीं चुना। अब जैक मैक को चिढ़ाने लगा ताकि वो कुछ तो रिएक्ट करे, और जैसे ही मैक हिला तो जैक तुरंत घूमकर उसकी पकड़ से छूट गया। फिर दोनों के बीच तेजी से लड़ाई शुरू हो गई और एक दूसरे को जोर जोर से मुक्के और लातें मारने लगे। जब जैक ने उस खास किस्म की बंदूक का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो मैक ने तुरंत उसका हथियार नीचे जमीन पर गिरा दिया और दोनों लड़ते लड़ते पूल में गिर गए। अब पूल के अंदर जैक ने अपना खास चाकू निकाला और जैसे ही जैक मैक को चाकू मारने ही वाला था तो प्रैंक ने उन दोनों पर वो खास बंदूक तान दी और उन्हें तुरंत रुकने को कहा। वो दोनों अपने आप को असली जैक बोल रहे थे। ये सुनकर अब प्रैंक उलझन में पड़ गई कि आखिर किसको सच मानूं। लू ने सच जानने के लिए पूछा कि आखिर वो कौन सा इशारा है जो उसके पिता हमेशा वादा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैक ने एरिक के शरीर को इस्तेमाल करके वही इशारा किया। ये देखकर प्रैंक ने तुरंत गोली चला दी, पर गलती से वो गोली जैक को लगी। तभी उसकी आत्मा तुरंत हिंड्रेंस में लौट गई, जहां उसे एक भूत ने तेजी से काट लिया। असली दुनिया में मैक ने जैक के शरीर का इस्तेमाल करके प्रैंक से बंदूक छीन ली। तभी लू ने जोर से चिल्लाते हुए कहा कि ये मेरे असली पापा नहीं हैं। अचानक दीवार पर एक ब्लड पोर्टल खुला और मैक ने उनसे कहा कि जल्दी मेरे पीछे आओ। उधर हिंड्रेंस में जैक की आत्मा को चैन ने बचा लिया। उसके पास अभी भी वो चिट्ठी थी जो मैक ने होटल रूम में छोड़ी थी। पता चलता है कि मैक नेक्रोमसर के कांटेक्ट में है, जो उसे बता रहा था कि गेट और हेल को कैसे ढूंढना है। वो दोनों भी नेक्रोमसर के कहे मुताबिक जंगल में एक सुनसान घर तक पहुंचे, जहां एक बहुत बड़ी आग जल रही थी जो गेट और हेल का निशान है। असली दुनिया में मैक प्रैंक और लू को उसी जगह ले गया जहां उन्हें एक मास्क वाला आदमी मिला जो असल में नेक्रोमसर है, और वो बड़ा दानव अभी भी वहीं मौजूद है। जैक और चैन छुपते छुपाते सही जगह तक पहुंचे और चैन ने एक नया पोर्टल खोला। उधर नेक्रोमसर ने प्रैंक की बॉडी को हवा में उड़ाकर उसे गेट के ऊपर लटका दिया। फिर वो उसे मारने की तैयारी करने लगा ताकि उसका काला जादू पूरा हो जाए। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी जैक वहां आकर उसे रोक देता है। अब लड़ाई शुरू हुई, लेकिन वहीं मौजूद एक आदमी ने जैक पर तेजी से हमला कर दिया। लेकिन जैक ने अपनी जबरदस्त लड़ने की कला का इस्तेमाल करते हुए उस खास चाकू की मदद से एक एक करके सबको मार गिराया। इसी बीच मैक भी वहां आ गया और उस खास बंदूक से जैक को मारने की कोशिश की, लेकिन जैक ने किसी तरह उसका हथियार नीचे गिरा दिया। जब वे दोनों लड़ रहे थे तो प्रैंक उस गेट से छूट गई और तुरंत वहां आकर उसे गिराकर बंदूक छीन ली। उसी वक्त उसने नेक्रोमसर के हाथ पर गोली चला दी ताकि वो लू को उससे बचा सके, लेकिन वहीं मौजूद एक दूसरा आदमी बाजू से आकर प्रैंक को गिरा देता है। तभी प्रैंक ने जमीन पर पड़ा एक छुरा उठाकर उस आदमी में घुसा दिया। इधर जैक ने अपना चाकू एक दूसरे आदमी पर फेंका जो प्रैंक को पकड़ने आ रहा था। मैक भी एक बड़ा सा छुरा लेकर जैक पर तेजी से वार करने लगा। इसी बीच प्रैंक ने बंदूक जैक की तरफ फेंकी और जैक ने उसे पकड़कर तुरंत मैक पर चला दी, जिसके बाद मैक की आत्मा तुरंत हिंड्रेंस में चली गई, जहां वो खतरनाक दानव उसे पल भर में निगल गया। इसके बाद चैन नेक्रोमसर के सामने आकर उसका ध्यान भटकाने लगा ताकि जैक पीछे से आकर उस पर खास खंजर से वार कर सके। मरने से पहले नेक्रोमसर ने बताया कि गेट को बंद करने का सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है जैक को उस पार जाना होगा। चैन ने उसे समझाया कि मैंने दूसरा तरीका ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। जैक ने मान लिया कि अब यही मेरी किस्मत है। जाते जाते जैक ने अपने परिवार से अलविदा कहा। साथ ही उसने माफी मांगी कि मैं हमेशा अपने काम में उलझा रहा और तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहता था। उसने एक आखिरी बार उन्हें गले लगाया और आग के गेट की तरफ जाने लगा, जिसकी मदद से वो नर्क में पहुंच गया। जैक का शरीर गेट के दूसरी तरफ जाते ही पूरी तरह से जल गया और गेट तुरंत बंद हो जाता है। अब पूरी दुनिया फिर से नॉर्मल हो गई और प्रैंक लू को उसकी दादी के घर छोड़ आई। अब प्रैंक ने ठान लिया कि वो कुछ भी करके अपने पति को वापस लाकर रहेगी। कोई ना कोई तरीका जरूर होगा। इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना।